ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है वर्ष 2025 के वार्षिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा वर्ष 2025 कन्या के लिए। वर्ष पूरा अगर हम कंसिडर करें तो एक बहुत बड़ा समय होता है, बहुत बड़ा कालखंड होता है। ग्रहों के परिवर्तन कई बार होते हैं, ग्रहों के परस्पर संबंध बनते हैं, बिगड़ते हैं, अलग अलग होते हैं। बड़े ग्रहों का गोचर भी होता है, जो तेज गति से ग्रह चलते हैं उनका गोचर भी होता है। इसी कारण से जो ये वार्षिक राशिफल होता है इसको मैक्रो लेवल पर दिया जा सकता है कि हाँ, महत्वपूर्ण घटनाएं क्या घट रही हैं पूरे वर्ष में। मेरे चैनल पर मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल आते हैं जो सूक्ष्मता तक जिसमें हम जा सकते हैं, लेकिन जो वार्षिक राशिफल होता है एक मैक्रो लेवल पर, एक बृहत लेवल पर दिया जा सकता है। ग्रहों की ऊर्जा नव वर्ष में आपको किस डायरेक्शन में लेके जा सकती है, क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है, किन किन चीज़ों पर काम करना है, कहाँ पे बचना है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए वार्षिक राशिफल बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यकीन मानिए जो वर्ष 2025 है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, ये जो 4 मेजर ग्रह हैं इनका तो परिवर्तन हो ही रहा है और वो भी बहुत आसपास हो रहा है। 2022 में एक बार ऐसा हुआ था जब ये चारों ही ग्रहों ने आसपास राशि बदले थे, बल्कि आसपास क्या, एक ही महीने के अंदर, अप्रैल 2022 में, और वहाँ से कई लोगों का जीवन बदला होगा। और यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है कि मार्च में शनि, वहीं मई में राहु, केतु, बृहस्पति ये राशि बदल रहे हैं, तो इसका तो इम्पैक्ट होगा ही। इसके साथ बृहस्पति की एक अतिचारी चाल रहेगी जिसके कारण वो 2 बार राशि बदलेंगे आने वाले वर्ष में, यानी कि 2025 में। सूर्य ग्रहण लगेंगे, चंद्र ग्रहण लगेंगे, कई ग्रहों की युतियां होंगी, एक बार 6 ग्रह एक भाव में बैठेंगे। तो बहुत कुछ घटने जा रहा है 2025 में, और इसी सब का या इन्हीं सब चीज़ों का हम विवेचन करने का प्रयास करेंगे। वीडियो ऑर्गेनाइज्ड रहे, वीडियो यूज़फुल रहे, उसके लिए मैंने इसको कुछ प्रमुख भागों में बांट लिया है। पहला सबसे महत्वपूर्ण भाग होगा सेहत, फिर उससे दूसरे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है धन, कुछ विशेष भविष्यवाणियाँ मेरी तरफ से, विवाह का योग है तो कब है, करियर कैसा जाएगा, बिजनेस कैसा जाएगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, संतान का योग है या नहीं है, कुछ सावधानियाँ मेरी तरफ से विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। फिर हम उपाय के सेक्शन पे चलेंगे जहाँ पे कुछ सामान्य उपाय, कुछ सेहत के लिए उपाय, कुछ धन व्यापार के लिए उपाय, और प्यार और वैवाहिक जीवन को ठीक रखने के लिए उपाय। तो आशा करता हूँ कि वार्षिक राशिफल आपको पसंद आएगा। मेरा प्रयास जो इसमें विवेचना का है वो आपके लिए लाभप्रद होगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मेरा हमेशा से कहना है कि लग्न राशि से देखिए। इनकेस आपको नहीं पता लग्न राशि, तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं, या जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है। बस टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सेहत के साथ। देखिए, सेहत के हिसाब से एक अच्छी चीज़ ये है कि आपके जो केतु हैं, जो लग्न भाव में 1.5 साल से गोचर कर रहे थे, वो मई में आपके लग्न भाव को छोड़ देंगे। एक प्रकार से अच्छा होता है। केतु रोग कारक ग्रह है, तो कई प्रकार के रोग कन्या वालों को दिए होंगे। कन्या अपने आप में अगर हम बात करें तो कोई सेहत के एस्पेक्ट से बहुत कोई विशेष लग्न नहीं है। काल पुरुष की कुंडली में देखें तो खुद ही 6ठे भाव की राशि बन जाती है, तो छोटे मोटे रोग तो चलते ही रहते हैं, लेकिन केतु ने आकर उन प्रभावों को काफ़ी बढ़ा दिया होगा। गुरु की दृष्टि भी बहुत लंबे टाइम से बनी रही है, और गुरु आपके मारक भी हैं, मार्केश हैं, आपके बाधकेश हैं। तो इंडाइजेशन, पेट की प्रॉब्लम्स, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, इसके साथ ही वेट बढ़ना, ये प्रभाव भी थोड़ा बहुत चल रहा होगा। अच्छी चीज़ है कि गुरु का प्रभाव भी हट जाएगा और केतु का प्रभाव भी इस वर्ष हट जाएगा, लेकिन इसके साथ ही कुछ और ग्रहों का प्रभाव भी होगा जो आपको तंग करेगा। इससे पहले हम राशि परिवर्तन जो बड़े ग्रह हैं उनकी तरफ जाएं। शुरुआत में भी जो वर्ष का है, शुरुआती समय, उसमें भी आपको बहुत केयर बरतनी है। क्यों? क्योंकि एक गुरु 4 फरवरी तक वक्री हैं, और मार्केश वक्री होकर अगर देखेंगे तो अचानक से लिवर की प्रॉब्लम, जिनको किडनी का कोई प्रॉब्लम है, किडनी इन्फेक्शंस है,
या और कोई रोग चल रहा है उनको दिक्कत हो सकती है। और इसके साथ ही आपको कई प्रकार के इन्फेक्शंस भी तंग कर सकते हैं। बृहस्पति केतु इन्फेक्शन, स्पेशली सर के कोई इन्फेक्शन, नेज़ल कैविटी के यानी कि जो साइनस आदि की प्रॉब्लम होती है, और इस प्रकार की चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं। जो ज़्यादा कष्टकारी चीज़ होगी वो होगा मंगल का प्रभाव। मंगल आपके 10वें भाव में गिर जाएंगे। इसको ग्रह का पतित होना कहते हैं। 21 जनवरी को मंगल 11वें को छोड़कर 10वें में गिर जाएंगे। अब यहाँ से देखें तो मंगल कहाँ देखेंगे? आपके लग्न को और चौथे भाव को। और मंगल क्या है? अष्टमेश है। अच्छा प्रभाव नहीं होता अष्टमेश का, मैं कई बार कहता हूँ। तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक यहाँ पर आपको इंजरी के योग हैं, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, और सबसे 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 इम्पॉर्टेंट चीज़, जिनको हृदय संबंधित रोग है, कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, उनको तो यहाँ पर बहुत विशेष ध्यान देना है, क्योंकि पतित ग्रह ऊपर से लग्न को भी देख रहा है और चौथे घर को भी देख रहा है, तो ये हार्ट प्रॉब्लम्स की तरफ इंडिकेशन है। तो ऑलरेडी अगर आपको प्रॉब्लम रही है तो बहुत अटेंटिव। अगर ऐसे भी आपको कुछ इश्यूज़ हैं, आपको ऑलरेडी बीपी की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और कोई इशू है, सांस फूलती है, पैल्पिटेशंस काफ़ी होती हैं, तो बहुत केयरफुल यहाँ पे इस समय पे रहना। और मंगल का चौथे घर पर और लग्न पर वक्री एवं पतित प्रभाव ये वहीकुलर एक्सीडेंट के भी योग बनाता है। तो आपको जनवरी से लेकर अप्रैल तक इस समय का बहुत विशेष कर ध्यान देना है, क्योंकि मंगल थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकते हैं। इसके बाद देखें तो आपके सप्तम भाव जो कि मारक स्थान है, वहाँ पर शनि आ जाएंगे 29 मार्च को। उनकी बात थोड़ा सा और लेट में करते हैं और देर में करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि शुक्र भी आ जाएंगे और 3 ग्रह और बैठेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर 29 मार्च को 6 ग्रहों का जमावड़ा रहेगा, और इसके साथ ही यहाँ पे सूर्य ग्रहण भी लगेगा। 29 मार्च को आपके सप्तम भाव पर सूर्य ग्रहण लग रहा है, लेकिन उससे करीबन 2 हफ्ते पहले 14 मार्च को आपके लग्न भाव में ही सूर्य ग्रहण लग रहा है। ये अच्छे संकेत नहीं है। मंगल की अभी हमने बात करी, अप्रैल तक बुरा प्रभाव, और लग्न में के ग्रहण का लगना, चंद्र ग्रहण, फिर 2 हफ्ते बाद सप्तम में मारक भाव में सूर्य ग्रहण का लगना। मार्च और अप्रैल का टाइम आपके लिए बहुत कष्टकारी रहेगा। कई प्रकार के रोग तंग कर सकते हैं। इसमें पुराने रोग भी तंग करेंगे, नए रोग भी तंग कर सकते हैं, और एक प्रकार से आपको अपनी सेहत का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि थोड़ा सा नेगेटिव टाइम ये आपके लिए प्रतीत होता है। यहाँ पर आपको, क्योंकि बहुत सारे ग्रह सप्तम में होंगे, पुनः कहूँगा जिनको किडनी का प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ेगी। और महिलाएं जिनको यूट्रस की प्रॉब्लम रहती है, पुरुष जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम रहती है, उनकी भी परेशानी यहाँ पर बहुत बढ़ सकती है। तो इस टाइम पर भी आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद ये तो हमने मार्च अप्रैल की बात कर ली। अब बड़े ग्रहों के जो गोचर हो जाएंगे उन पर विशेष नज़र डालते हैं। शनि की तो हमने बात कर ली। केतु 18 मई 12वें घर में, ये रिलीफ होगा आपके लिए। राहु आपके छठे भाव में आ जाएंगे, ये भी एक प्रकार से ठीक होता है, इस पर हम और चर्चा करेंगे। गुरु आपके लग्न पर से दृष्टि हटा देंगे, ये भी आपके लिए ठीक है सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अभी हमने बात करी कि केतु हटे लग्न से, तो शनि का प्रभाव मार्च से आने लग गया। अब शनि क्यों? क्योंकि वो आपके रोग स्थान के स्वामी हैं, तो उनका लग्न पर प्रभाव अच्छा रिजल्ट नहीं देता। शनि का यहाँ पर देखना यानी कि आपको कई प्रकार के वात रोग, बॉडी में वायु की प्रधानता, वात की प्रधानता, बॉडी पेन, नसों के रोग, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, पेट के बहुत रोग तंग करेंगे, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत रहेगी, अपचन बहुत रहेगी, पूरी बॉडी में ना आपको कमजोरी का एहसास होगा। ये मार्च ऑनवर्ड्स आपको रहना शुरू हो जाएगा, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। और शनि और केतु ये क्रॉनिक डिजीज देते हैं। केतु तो अभी छोड़ के गए, तो शनि आ गए, उनका लग्न पर प्रभाव आ गया। और जैसे मैंने कहा वो रोग स्थान के स्वामी भी हैं। अपने आप में शनि कई प्रकार की बीमारियां देते हैं। शनि लंबी बीमारियों के कारक होते हैं जैसे मैंने कहा, लेकिन छठे भाव का स्वामित्व, और ये नहीं भूलना चाहिए मारक स्थान है आपका, दूसरा भाव और सप्तम भाव मारक स्थान होता है। तो शनि भी आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आने वाले। तो जहाँ पे केतु हटेंगे, गुरु हटेंगे, शनि का प्रभाव रहेगा। जो मैंने सारी शनि की बीमारियां गिनाई उन पर तो ध्यान दीजिएगा ही, इसके साथ उनका प्रभाव भी चौथे घर पर रहेगा। तो जिनको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स रहती है उनको यहाँ पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि
हाँ, केतु जैसा प्रभाव नहीं रहेगा क्योंकि केतु बहुत गंभीर बीमारियां भी दे सकते हैं, लेकिन ओवरऑल शनि छोटी मोटी बीमारियां आपको बॉडी में पेन आदि जो भी मैंने समझाया वो आपको देते रहेंगे। तो ये मैं कह सकता हूँ कि मई तक ज़्यादा गंभीरता है, उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन शनिदेव मिलकर आपको थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव देंगे ही। इसके अलावा कुछ और गंभीर चीज़ें जिन पर ध्यान देना है, आँखों की प्रॉब्लम बहुत बार रहेगी, ENT की प्रॉब्लम बहुत बार रहेगी, बॉडी में हीट बहुत बार बड़ा करेगी आपकी, इवन ड्राइनेस आँखों की बहुत तंग करेगी, जोड़ों का दर्द कई बार, इवन जो यंगस्टर्स हैं उनको भी शनि के कारण जोड़ों का दर्द बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी या लोअर बैक में दर्द बहुत रहा करेगा। थायराइड की प्रॉब्लम जिनको है दिक्कत बढ़ेगी, कई लोगों को डायग्नोज भी हो सकता है। वाटर रिटेंशन बहुत बार रहा करेगा। चेस्ट की प्रॉब्लम, चेस्ट में दर्द, लंग्स का एरिया, जो आपका सांसों का पूरा तंत्र है वहाँ से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग करेगी। और पेट के रोग तो आपको शनि के गोचर के बाद बहुत रहेंगे, इसलिए अपने डाइजेशन को ठीक करने का जितना प्रयास कर सकते हैं करिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इन्फेक्शंस इस वर्ष के शुरुआती भाग में और एकदम अंत में भी बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। तो इन सारी ही चीज़ों पर जितना ध्यान देंगे उतना अच्छा है। बात करते हैं धन की। धन के हिसाब से ये जो वर्ष है आपका आने वाला कैसा रहेगा, बहुत प्रॉमिसिंग, बहुत अच्छा, बहुत सकारात्मक दिख रहा है। जैसे जैसे वर्ष बढ़ेगा वैसे वैसे धन के हिसाब से भी चीज़ें बेटर होंगी। अगर हम शुरुआती समय की बात करें जो वर्ष का है, वहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपके लाभ स्थान में वक्री मंगल चल रहे होंगे, उसके बाद कर्म भाव में आपके मंगल गिर जाएंगे, तो हाँ थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। गुरु भी वक्री चल रहे होंगे 4 फरवरी तक, तो वहाँ तक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। उसके बाद चीज़ें काफ़ी बेटर होना शुरू हो जाएंगी। शनि के गोचर की अगर हम बात करें, जो सबसे पहला बड़ा गोचर होगा ग्रहों में, तो वो आपके 7वें घर में आकर बैठ जाएंगे और 7वें भाव से वो आपके लग्न भाव को देखेंगे। तो शनि क्या है, शनि आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। तो लक्ष्मी स्थान का लग्न से कुछ भी संबंध बनता है तो धन के दृष्टिकोण से अच्छा ही होता है, क्योंकि पैसे कमाने के नए अवसर प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके जो केतु हैं, केतु वो आपके 18 मई को लग्न को छोड़ देंगे, ये बहुत अच्छा है धन के लिए। राहु 6ठे घर में आ जाएंगे, बात करेंगे उनकी, और गुरु 14 मई को 10वें घर में आ जाएंगे। तो यहाँ से और भी धन की वृद्धि स्टार्ट होगी। कारण क्या है कि केतु भौतिक रूप से बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले ग्रह नहीं है, तो उनका 12वें घर में जाना, यानी कि जो लग्न पर से प्रभाव था खत्म हो गया, और शनि का इम्पैक्ट अब डायरेक्ट केतु के बिना लग्न पर रहेगा। इसके साथ गुरु, देवगुरु बृहस्पति, जो खुद धन के कारक हैं और आपके लिए वो 2 केंद्र भाव के स्वामी है, ठीक है बाधकेश हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन उनका कर्म भाव में आना यानी कि अपने आप में धन की वृद्धि दिखा रहा है कार्य क्षेत्र से। दूसरा, उनकी एक दृष्टि रहेगी धन स्थान पर, एक दृष्टि रहेगी 6ठे भाव पर। धन स्थान पर गुरु की दृष्टि, क्योंकि गुरु वृद्धि के कारक हैं, तो पैसा ही बढ़ेगा आपका, करियर हो या बिजनेस। और राहु भी एक दृष्टि से धन स्थान को देखेंगे, तो राहु और गुरु दोनों का संयुक्त प्रभाव धन स्थान पर, यानी कि धन तो बढ़ेगा ही, दोनों ही वृद्धि के कारक होते हैं, तो धन तो आपके बढ़ेगा ही, इसमें कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो गुरु और शनि दोनों केंद्र भावों में होंगे। ये बार बार नहीं होता कि किसी के लिए शनि और गुरु केंद्र भाव में रहें एक साथ, बहुत टाइम बाद ऐसे संयोग बनते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ना केवल धन कमाने का अवसर है, धन बढ़ाने का अवसर है। जब ये दोनों ग्रह केंद्र भाव में रहेंगे, और शनि तो बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे, यानी कि कुछ ऐसा करने का मौका जब आपको निरंतरता के साथ भविष्य में धन प्राप्त होता रहे, उसके लिए कुछ पटभूमि का तय करना, कुछ बेस तय करना। तो धन इस वर्ष तो बढ़ेगा ही, आने वाले वर्षों में भी धन अगर बढ़ाना है, आपको नॉर्मल तरीके से धन प्राप्त करना है, नॉर्मल मतलब कि रेगुलर तरीके से, तो उसकी जो पटभूमिका है वो यहीं पर तय करी जाएगी। तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ गुरु का एक प्रभाव ऐसा भी होगा कि वो अतिचारी होंगे, जैसे मैं पहले भी 2-3 बार बता चुका हूँ। तो वो अक्टूबर में आपके 11वें घर में यानी कि लाभ स्थान में ही आ जाएंगे 3 महीनों के लिए। तो साल के अंत में तो आपको अचानक से बहुत बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है, आकस्मिक धन प्राप्त हो सकता है, जिसके लिए आप में भी रेडी नहीं थे, जो आप खुद सोच बैठे थे कि नहीं, यहाँ से धन नहीं आ सकता, या कुछ अलग से रुका हुआ पैसा यहाँ पे आ सकता है। बृहस्पति यहाँ पे उच्च के भी होंगे,
यानी कि बड़े धन की प्राप्ति आपको यहाँ पर हो सकती है। तो एक प्रकार से ये जो समय है आपका 2025 का, ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे धन की प्राप्ति भी आपके लिए बढ़ती रहेगी। तो धन कमाने के लिए मनी मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर्स, करियर हो या बिजनेस, दोनों के लिए ही वर्ष अच्छा है। शुरुआती भाग को छोड़ दें तो जैसे जैसे टाइम विल गो ऑन आपका धन भी बढ़ेगा, धन कमाने के संभावनाएं, मौके, रिसोर्सेस सब कुछ बढ़ने वाला है। अब चलते हैं कुछ विशेष भविष्यवाणियों की तरफ जिनका आंकलन मैंने आपके लिए किया है। सर्वप्रथम तो देखिए, केतु आपके लग्न में थे और आप में से कई लोगों की धार्मिक प्रवृत्ति, आध्यात्मिक प्रवृत्ति, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन हुआ होगा। मैं बताता आया हूँ इसको बहुत लंबे टाइम से। अब आपके 12वें घर में आ जाएंगे तो वो कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा, क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो भी अध्यात्म का ही होता है, बल्कि वो तो एक ऐसा भाव है जो एक प्रकार से, क्योंकि अंतिम भाव है ना, तो वहाँ पे जाके चीज़ें बहुत रियलाइज़ होती है, रियलाइजेशन बहुत बड़ा होता है। कि जो लोग, जैसे मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि संभोग से समाधि, जैसे ओशो महाराज कहते थे, कहने का तात्पर्य यह है कि भोग से ही असल में एक प्रकार से योग निकलता है, भोगी ही योगी बनता है। तो ये वो समय है जब आपका जो अध्यात्म है ना, उसको एक रियल पिक्चर, एक नई पिक्चर मिलेगी, एक नया डेस्टिनेशन उसको मिलेगा, एक नई गति मिलेगी। तो वो कम नहीं होने वाला बल्कि बढ़ेगा और यहाँ पे रियलाइजेशन ज़्यादा होगा। और शनि भी जब आपके सप्तम में आ जाएंगे तो लग्न को देखेंगे तो ये भी एक प्रकार से आध्यात्मिकता बढ़ेगी आपकी। लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा अनसोशल मत हो जाएगा, क्योंकि शनि का सप्तम में आना कभी कभी व्यक्ति को अनसोशल भी करता है, तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, गुरु आपके केंद्र में मई में आ जाएंगे, शनि आपके केंद्र में मार्च में आ जाएंगे। तो ये कर्मठता का काम है, दो ग्रह एक दूसरे से केंद्र भाव में, लग्न से केंद्र भाव में, यानी कि ये वर्ष कर्मठता का है। इस वर्ष में काम चोरी नहीं करनी, इस वर्ष में शॉर्टकट्स नहीं लेने, इस वर्ष में हर कार्य की सजगता को, हर कार्य की पूर्णता को महत्व देना है। और कर्मठता जितनी दिखाएंगे इस वर्ष उतना ही आपको सक्सेस प्राप्त होगा। तो वर्ष बहुत ही अच्छा है आपका, इसका लाभ उठाइएगा। कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस वर्ष में होंगे और आपका जो ऑप्टिमिज्म है, आपका जो एक होता है ना कि उत्साह नई चीज़ों को प्राप्त करने का, एक सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक सोच, वो आपकी बहुत बढ़ेगी इस वर्ष। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करने का वर्ष है और थोड़ा बहुत रिस्क लेने का भी वर्ष है। भाग्य का भरपूर साथ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपके जो केंद्र भाव है उसमें गुरु आ जाएंगे, कर्म भाव में गुरु आ जाएंगे यहाँ पर, तो भाग्य कर्म साथ में आपका साथ देंगे। बहुत यात्राएं करने को मिलेंगी, जीवन की यात्रा आगे बढ़ेगी और अपनी एडिक्शंस पर काम करने का मौका मिलेगा। आप बहुत ऐसी चीज़ें, बहुत ऐसी बुरी आदतें छोड़ पाएंगे इस वर्ष जो आपसे नहीं छूट पा रही थी। और एक प्रकार से जीवन में स्थिरता, जिसका द्विस्वभाव लग्नों को बहुत इंतज़ार होता है लेकिन मिलती नहीं है, वो इस वर्ष आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि पुनः दोनों केंद्र भावों में स्थिर या बड़े गोचर करने वाले ग्रह बैठेंगे। अपने ऊपर से जो डाउट था वो इस वर्ष कम होगा। धन प्राप्ति तो बहुत कई प्रकार से आपको हो सकती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जीवन में एक हार्मनी वापस आएगी। अच्छी न्यूज़ आपको, आपकी फैमिली को प्राप्त होगी। चौथे भाव पर बृहस्पति गुरु दोनों की दृष्टि होगी, बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि होगी, यानी कि आपकी और आपकी फैमिली पूरा ग्रो करेंगी। आपका जीवन में जो अथॉरिटी है वो बढ़ेगी और एक प्रकार से अपने आप पर जो विश्वास है, जो कभी कभी कन्या वाले जातकों का कम हो जाता है, वो भी विश्वास वापस आता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल ये वर्ष आपका बहुत अच्छा है, इसका लाभ आपको उठाना चाहिए अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो। अब बात करते हैं विवाह का योग क्या इस वर्ष बन रहा है। हाँ, इस वर्ष विवाह के दो समय हैं ऐसे मेरे हिसाब से जो बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहला जनवरी के अंत से मार्च के शुरुआत तक का समय, जब शुक्र आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। शुक्र भी है और राहु जो एक कैटलिस्ट का काम करते हैं हमें हमेशा विवाह के संबंध में, तो ये बता रहा है कि जनवरी के अंत से मार्च के शुरुआती टाइम तक अच्छा समय है। उसके बाद क्या होगा, शुक्र वक्री हो जाएंगे मार्च से 13 अप्रैल तक, मार्च के शुरुआत से 13 अप्रैल तक, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। और इसी बीच यहाँ पे ग्रहण भी लगेगा, शनि भी आ जाएंगे, तो फिर ये जो अप्रैल और या कि मार्च और अप्रैल तक का टाइम है ये थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा, यहाँ पे प्रॉब्लम्स थोड़ी सी होंगी।
इसके बाद अगर हम ग्रहों के गोचर पे स्थिति पे एक नज़र डालें तो आपके राहु छठे घर में आ जाएंगे, शनि सप्तम में आ जाएंगे, गुरु 10वें में आ जाएंगे और केतु 12वें में आ जाएंगे। अभी जो शनि है ये वैसे तो जब सप्तम में आते हैं तो विवाह में विलंब ही करते हैं, क्योंकि शनि का काम विलंब करना है। लेकिन वो पंचमेश भी हैं, सप्तम से 11वें के स्वामी हैं, इस नाते से वो विवाह के योग बनाएंगे। लेकिन ये जो टाइम होगा मार्च से लेकर 29 मार्च से लेकर 18 अक्टूबर तक का, यहाँ पर प्रोसीडिंग्स जो भी विवाह की होती है ना, कि बात करना, रिश्ता मिलना, वो बहुत स्लो गति से आगे बढ़ेगा, यानी कि उसमें पूर्णता नहीं आ पाएगी। बात चलेगी लेकिन फिर बिगड़ जाएगी या बात हो नहीं पाएगी, कंफर्मेशन नहीं हो पाएगी। गुरु का अतिचारी प्रभाव इस प्रकार का है कि वो 3 महीने के लिए वर्ष के अंत में आपके 11वें घर में आ जाएंगे। तो जो सबसे अप्रोप्रिएट आपका टाइम विवाह का बन रहा है, विवाह का योग बन रहा है आपका, वो होगा अक्टूबर से दिसंबर, जब गुरु और शनि दोनों का प्रभाव आपके 7वें घर पर होगा। तो जो सबसे अच्छा टाइम आपका विवाह का होगा वो वर्ष का अंतिम समय होगा, जहाँ पे जिनका विवाह नहीं हो पा रहा, विवाह के योग नहीं बन रहे थे, रिश्ता नहीं मिल रहा था, तो उनके लिए सबसे अप्रोप्रिएट टाइम वर्ष का अंतिम भाग यानी कि अक्टूबर से दिसंबर होगा। उससे थोड़ा सा नीचे वाला टाइम या थोड़ा सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट या कम अप्रोप्रिएट टाइम वो होगा, जैसे मैंने कहा, जनवरी से मार्च की शुरुआत तक का टाइम, फिर मार्च के अंत से अक्टूबर तक का टाइम। यहाँ पे शनि कहीं ना कहीं चीज़ों को आगे आराम से बढ़ने ही नहीं देंगे, इसलिए अक्टूबर के बाद का समय सबसे अच्छा आपका विवाह के लिए दिख रहा है। करियर की तरफ चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए कैसा वर्ष रहेगा? वैसे ओवरऑल तो बहुत अच्छा वर्ष है, लेकिन कुछ सेंसिटिव टाइम होंगे, कुछ संवेदनशील कालखंड होंगे जहाँ पर बहुत केयर बरतनी है। पहले उन्हीं चीज़ों से शुरुआत करते हैं, नेगेटिव चीज़ों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्या है कि आपके 10वें भाव में मंगल पतित होकर गिर जाएंगे 21 जनवरी को। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना है, क्योंकि पतित ग्रह 10वें भाव में अच्छा रिजल्ट नहीं देते और वो आपके अष्टमेश भी हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर कार्यक्षेत्र में समय अच्छा नहीं चल रहा, करियर में या जो आपके एम्प्लॉयर हैं, ऑफिस जो है आपका, कंपनी है, वहाँ पे बुरे हालात चल रहे हैं, तो यहाँ पे जॉब जाने के योग भी बन सकते हैं। तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक ये योग बना हुआ है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, केयरफुल रहने की आवश्यकता है। इसके साथ ही आपके सप्तम में ग्रहण लग रहा है और उससे कुछ दिन पहले लग्न में ग्रहण लगेगा। अब लग्न में ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण 14 मार्च को, तो उसका इम्पैक्ट तो हर चीज़ पे रहेगा, तो गलतियां हो सकती हैं आपसे। उसके बाद सप्तम में जब ग्रहण लगेगा 29 मार्च को, शनि भी यहाँ पे होंगे और 6 ग्रहों का जमावड़ा होगा, 10वें से 10वां भाव है। अब ये जिनकी दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी चल रही है उनके लिए तो अचानक से प्रमोशन के योग लेकर आ सकता है, जिनकी दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी चल रही है। अन्यथा ये समय संवेदनशील रहेगा। जॉब जाए भले ही ना, लेकिन यहाँ पर ना आपके ऊपर कोई आरोप, आपकी गुडविल खराब हो सकती है, आपका नाम खराब हो सकता है, कोई लीगल कॉन्फ्लिक्ट, अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं तो फंस सकते हैं उसमें, आपके ऊपर कोई इंक्वायरी बिठाई जा सकती है। तो ये जो मार्च से लेकर अप्रैल तक का समय है, ये आपके कार्यक्षेत्र में बहुत संवेदनशील रहेगा। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे नाम खराब, यहाँ पे तो जॉब जाने की मैंने बात करी, यहाँ पे नाम खराब करने का योग आपका बनता है। इसके बाद वर्ष के अंत में अराउंड सितंबर में एक और ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण, आपके 6ठे भाव में, अर्थ त्रिकोण में। तो यहाँ पे सितंबर में भी आपको ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत तंग कर सकती है और आपका जो कार्यक्षेत्र में तनाव इतना बढ़ सकता है कि आपका खुद मन करे कि मैं जॉब छोड़ दूं। और एकदम वर्ष के अंत में जब आपके लग्नेश और दशमेश यानी कि बुध वो पतित हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे, ये होगा अराउंड नवंबर में, 23 नवंबर को, तो वो पतित होकर आपके अर्थ त्रिकोण में गिर जाएंगे। तो दिसंबर का महीना भी आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है, यहाँ पे भी जॉब जाने के थोड़े से योग बनते हैं। तो ये सारी नेगेटिव चीज़ें हैं जिन पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अब चलते हैं कि ये वर्ष क्यों आपके लिए अच्छा रहेगा। जिनका दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही उनको ज़्यादा केयरफुल इन सारे पॉइंट्स पर, इन सारे संवेदनशील समय पर रहने की आवश्यकता है। इसके बाद चलते हैं कि कौन कौन से अच्छे पॉइंट्स आपके लिए इस वर्ष आ रहे हैं। गुरु 11वें में नहीं होंगे, गुरु आपके 9वें भाव में होंगे।
उनको अभी दर्शाया मैंने नहीं है, तो पहले का ही वहाँ पे मैंने उनको रखा हुआ होगा। तो गुरु आपके नवम भाव में होंगे और वो आपके मई में आ जाएंगे आपके 10वें भाव में। 29 मार्च को शनि यहाँ पे आ जाएंगे, केतु 12वें घर में 18 मई को, और राहु 18 मई को आपके 6ठे भाव में। तो अब यहाँ पे प्रभाव क्या है ना, जो मार्च और अप्रैल का टाइम निकल जाएगा, क्योंकि मार्च अप्रैल में क्या होगा ना, ग्रहण जैसे मैंने कहा, फिर बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा रहेगा। जब वो समय निकल जाएगा फिर चीज़ें थोड़ी सी बेटर होना शुरू होंगी। गुरु का 10वें भाव में आना मई में अपने आप में करियर में उत्थान, करियर में उत्कृष्टता दिखाता है, क्योंकि वो वृद्धि के कारक हैं और वो सप्तमेश भी है, यानी कि मई में या मई के 2-3 महीने के अंदर आपके प्रमोशन के योग बहुत अच्छे बनते हैं। और यहाँ पर राहु का प्रभाव भी है, यानी कि करियर में ग्रोथ, एकदम तेज गति से ग्रोथ हो सकती है। और इसके साथ ही राहु का प्रभाव है, यानी कि अगर आप अपने कंपनी के थ्रू ही विदेश जाना चाहते थे या विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, उसके लिए भी योग बहुत अच्छा बन जाता है। और अर्थ त्रिकोण को गुरु और राहु दोनों ही संयुक्त करेंगे अपनी दृष्टि द्वारा, तो करियर में बहुत तेज गति से आगे बढ़ने के आपको इस वर्ष मौके मिलेंगे, कोई रोक ही नहीं सकता इस चीज़ को। और शनि का भी सप्तम में आना आपके पंचमेश होने के नाते और आपके लग्न को देखना, यानी कि कार्य क्षेत्र में क्रिएटिविटी बढ़ेगी 10वें से 10वें में, यानी कि आपको अपने कार्य के लिए बहुत सराहना भी प्राप्त होगी। हाँ, शनि का क्या होता है ना कि एकदम सराहना प्राप्त नहीं होती, कुछ बड़ा काम करेंगे तभी ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिलता है। और वो क्योंकि आपके उपचय भाव के स्वामी भी है, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में कर्मठता भी बढ़ेगी। राहु का प्रभाव फिर से अगर हम बात करें तो करियर में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा। थोड़ा सा आपको क्रिएटिव, थोड़ा सा तेज़ बनना पड़ेगा, क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो तेज़ हैं, यानी कि चालाक हैं। तो थोड़ी सी चालाकी दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सा डिप्लोमेसी कहिए, कूटनीति कहिए, इन सबको अपनाना पड़ेगा अगर कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ना है। सीधे रहकर बहुत आगे ज़्यादा बढ़ने का चांस इस वर्ष में नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा तेज़ बनना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी का बुरा करें लेकिन अपना अगर भला कर सकते हैं किसी का बुरा किए बिना, थोड़ी सी कूटनीति, थोड़ी सी राजनीति अगर आप भी कर सकते हैं, तो आपके लिए आगे बढ़ने के मौके और भी ज़्यादा बन जाएंगे। एक और विशेष चीज़ ये होगी कि वर्ष के अंत में गुरु अतिचारी प्रभाव के कारण एक और बार राशि बदलेंगे और वो आपके लाभ स्थान में उच्च के हो जाएंगे। तो वर्ष के अंत में भी आपको अचानक से कोई बहुत बड़ा लाभ कार्यक्षेत्र में पहुंच सकता है, क्योंकि 10वें से दूसरे भाव में आएंगे और करियर में पैसा तो बढ़ेगा ही, और फिर से गुरु शनि का योग सप्तम पर हो गया, तो वर्ष के अंत में भी बहुत बड़ी प्रमोशन और बहुत बड़े रोल चेंज का आपके लिए योग बनता है। तो ये वर्ष करियर के पर्सपेक्टिव से तो अति विशेष, अति शुभतापूर्ण आपका दिख रहा है। जो मैंने शुरू में ही सेंसिटिव पॉइंट्स बताए, वहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। विशेष प्रेडिक्शंस, बहुत पैसा आएगा ये वर्ष। धन तो आपका बहुत तेज़ गति से बढ़ता हुआ दिख रहा है अगर आप जॉब कर रहे हैं तो। डिटर्मिनेशन भी बढ़ेगी, जैसे मैंने कहा शनि केंद्र में, गुरु केंद्र में होंगे, पैसा भी बढ़ेगा और अलग अलग कार्य करने का अवसर प्राप्त होंगे। आपकी अच्छी क्वालिटीज़ निखर कर उभर कर सामने आएंगी। नेगेटिव चीज़ों को भी संभाल लेंगे। एक स्पार्क रहेगा आपके अंदर, एक लीडरशिप क्वालिटी, एक अट्रैक्शन रहेगा आपके अंदर। भ्रमित कई बार होंगे तो उससे भी निकलने का मौका मिलेगा। और जो मैंने कहा था नाम खराब करने का योग है, मे भी कुछ लोग उसमें सक्सेस मिल भी जाए उनको कि हाँ आपका नाम खराब कर दें, लेकिन अपनी कर्मठता द्वारा और भाग्य के साथ के कारण आप उस चीज़ से भी निकल कर वापस आ जाएंगे। भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। मैनेजमेंट से भी कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम अगर होती भी है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका अपने ऊपर विश्वास, अपने स्किल्स के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर विश्वास बढ़ेगा और बहुत चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। और एक प्रकार से एक नया अध्याय आपके कार्यक्षेत्र में इस वर्ष में जुड़ सकता है। बहुत अच्छा वर्ष है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इमिग्रेशन सर्विसेज, एविएशन इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, हेल्थ केयर सर्विसेज, फिटनेस इंडस्ट्री, होलिस्टिक हेल्थ, मार्केटिंग, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग, कुछ भी अगर आप पढ़ाई से संबंधित और कुछ भी अगर आप फाइनेंस एरिया से जुड़ा कार्य करते हैं, तो ये पूरा ही वर्ष आपका अच्छा रहेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए वर्ष वैसे तो देखा जाए अच्छा है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ इवेंट्स होंगे, कुछ टाइम होगा जहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है। सबसे पहले वर्ष के शुरुआती भाग की अगर हम बात करें तो आपके जो सप्तमेश हैं बिजनेस के भाव के स्वामी,
वो वक्री रहेंगे तो कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। ये 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे, तो वहाँ तक कुछ गलत निर्णय आपके द्वारा लिए जा सकते हैं, तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। राहु भी सप्तम में रहेंगे मई तक, और गुरु वक्री, तो शुरुआती भाग में वर्ष के कुछ गलत निर्णय आपके द्वारा हो सकते हैं। इसके बाद शुक्र आपके सप्तम में आकर उच्च के हो जाएंगे और बहुत लंबे समय तक उच्च के रहेंगे। वो अच्छा ही आपके लिए होगा। कारण क्या है कि जो शुक्र है वो जब आपके सप्तम में आएंगे होगा जनवरी के अंत और मई के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब वो आपके धनेश हैं और वो आपके भाग्येश हैं, एक प्रकार के शुभ ग्रह हैं आपके लिए बहुत, और यहाँ पे उच्च के हो गए, तो ओवरऑल जनवरी से मई के अंत तक यहाँ पे बहुत पैसा आएगा। लेकिन इसके बीच में कुछ सेंसिटिव मोड भी आएंगे। कैसे? शुक्र वक्री हो जाएंगे मार्च के स्टार्ट में और 13 अप्रैल तक वो वक्री रहेंगे, ये पीरियड ओवरऑल। इसके साथ ही मार्च में 2 ग्रहण लगेंगे, जिसमें से दोनों ग्रहण का प्रभाव सप्तम भाव पर होगा। 14 मार्च को लग्न में चंद्र ग्रहण, 29 मार्च को सप्तम में सूर्य ग्रहण, जहाँ पे 6 और ग्रह होंगे। तो ये जो मार्च का महीना है और अप्रैल का महीना है, क्योंकि यहाँ पे प्रभाव बहुत रहेगा, पैसा तो आएगा लेकिन गड़बड़ बहुत हो सकती है। आप किसी गलत चीज़ में फंस सकते हैं। भले आपकी गलती हो ना हो, लेकिन आप किसी कार्यवश किसी चीज़ में फंस सकते हैं। फॉर्जरी अगर आप कुछ करते हैं, कुछ हेरा फेरी करते हैं इधर उधर डॉक्यूमेंटेशन आदि की, तो उसमें फंस सकते हैं। कुछ झूठे आरोप आप पर लग सकते हैं। छठे घर के स्वामी शनि भी यहाँ पे होंगे उस टाइम पे, यानी कि लीगल प्रॉब्लम्स तंग कर सकती है, टैक्स इश्यूज तंग कर सकते हैं, नाम आपके बिजनेस का बिगड़ सकता है, गुडविल पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए मार्च और अप्रैल का जो ये टाइम है, ये बहुत केयरफुल होकर बिताना है। इस टाइम में बहुत गड़बड़ होने की संभावना बन जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें, ये वर्ष बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आपका बहुत अच्छा, बहुत शुभता प्रदान कर रहा है। एक और टाइम है, मैं अच्छी चीज़ों पर बाद में जाता हूँ। मंगल आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और मंगल यहाँ पर अंगारक दोष बनाएंगे। ये होगा जुलाई से सितंबर। ना केवल अंगारक दोष होगा, यहाँ पे शनि और मंगल का समसप्तक योग भी बनता है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा ना कि शनि छठे के स्वामी है, मंगल अष्टम के, समसप्तक योग और अंगारक दोष, ये आपको ना बिजनेस में रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेंगे, ये जो ग्रह की स्थिति है। लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना इस टाइम पे, क्योंकि वो गड़बड़ हो सकती है, किसी चीज़ में फंस सकते हैं, नुकसान बड़ा हो सकता है, लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स, लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अदरवाइज देखा जाए, ये वर्ष जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बहुत अच्छा है। हम शनि की हमने बात कर ली, 29 मार्च को सप्तम में आ जाएंगे। राहु 18 मई को छठे भाव में, केतु 18 मई को 12वें घर में, और बृहस्पति आपके 10वें भाव में आ जाएंगे 14 मई को। तो यहाँ पर शनि का सप्तम में होना, और जब अप्रैल के अंत में मई के स्टार्ट में जब छठे भाव से ग्रहों का प्रभाव भी कम हो जाएगा थोड़ा सा, तो वहाँ से थोड़ी सी सुधार आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, सप्तम में बैठे हैं, तो लक्ष्मी आएगी कार्यक्षेत्र में। वो सप्तम से 11वें के भी स्वामी हैं, ये भी अच्छा है। और वो छठे घर के स्वामी हैं, तो किसी बिजनेस को ख़त्म कर कर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, वो भी अच्छा टाइम है। और बिजनेस में अगर आपको कोई बिजनेस लोन चाहिए था या फंड चाहिए थे, इन्वेस्टर्स चाहिए थे, तो उसका भी प्रभाव शनिदेव कर देंगे, उसका इंतज़ाम शनिदेव के द्वारा हो जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पे बिजनेस में स्थिरता, ऑर्गेनाइज्ड और बैलेंस्ड आपका बिजनेस होना शुरू हो जाएगा। ध्यान देना है कि 13 जुलाई को शनि वक्री भी हो जाएंगे और उसके बाद साल के अंत तक वक्री ही रहेंगे। तो क्योंकि वो छठे घर के भी स्वामी है ना, तो इस वर्ष भले ही पैसा बहुत आए, लेकिन लीगल ट्रबल्स आपको आपके बिजनेस में बहुत तंग करेंगे। इसलिए अपनी साइड से जितना भी जो भी मैटर आपका बिजनेस में होता है, लिखा पड़ी है बहुत, आपका जो बड़े बिजनेसेस होते हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिनका टर्नओवर भाई बहुत करोड़ों में है, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर शनि गुरु परस्पर केंद्र में रहेंगे और सारे केंद्र भावों पर उनका प्रभाव रहेगा। ये बता रहा है कि बिजनेस में स्थिरता आएगी, और सप्तम से 10वें पर शनि और गुरु दोनों की दृष्टि होगी, यानी कि बिजनेस में स्थिरता आएगी। एक रेगुलर वे में आपको काम बिजनेस में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए, ये वर्ष कुछ सेंसिटिव टाइम को छोड़ दिया जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एक सेंसिटिव टाइम वर्ष के अंत में भी आएगा, जब 7 सितंबर को आपके छठे घर में चंद्र ग्रहण लगेगा। यहाँ पे भी कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है, इसके 15 दिन इधर 15 दिन उधर। और वर्ष के अंत में यानी कि 23 नवंबर के बाद बुध भी पतित हो जाएंगे,
तो धन स्थान में हो रहे और लग्नेश है, यानी कि दिसंबर में, नवंबर के अंत में, दिसंबर के शुरुआत में भी आपके द्वारा कुछ गलत निर्णय, और बुध है तो कोई लीगल, कोई लिखा पढ़ी के कार्य, टैक्स इश्यूज, कोई डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम के कारण बिजनेस में दिक्कत आ सकती है। तो इन सारी ही चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ विशेष प्रेडिक्शन, आइडियाज़ बहुत आएंगे इस वर्ष, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी बिजनेस में, फर्टाइल बिजनेस रहेगा यानी कि प्रोडक्टिव बिजनेस रहेगा, अथॉरिटी आएगी बिजनेस में, अवेयरनेस आपकी बढ़ेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने अपनी कहा ना कि इंट्यूशन तो है लेकिन उसका उपयोग, इंट्यूशन बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जॉब की तरह नहीं है कि एक हायरार्की है कि बॉस ने ऑर्डर किया, प्लान बनाया, फिर इम्प्लीमेंट किया। बिजनेस में कई बार आपको सोचना पड़ता है, इंट्यूशन के हिसाब से कभी कभी रिस्क भी लेना पड़ता है। तो ये वर्ष इंट्यूशन और उसके उपयोग का है, ट्रांसफॉर्मेशन का वर्ष है, बहुत बड़े बदलाव ला पाएंगे, बिजनेस को गहनता से समझ पाएंगे, उसकी बारीकियों को समझ पाएंगे, और बहुत अथॉरिटेटिव समय के साथ फील करेंगे। आपका बिजनेस को, अपने बिजनेस को स्ट्रेंथ देने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसकी मजबूती के लिए, उसके जड़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वर्ष बहुत अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि धन आएगा और अपने बिजनेस की वृद्धि के लिए उस धन को यूज़ भी कर पाएंगे। एक प्रकार से ये बिजनेस के लिए वर्ष ऐसा है जहाँ पर नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, कोई पुराने बिजनेस को बंद कर बिजनेस स्टार्ट करना हो, या फिर पैरेलल बिजनेस कोई स्टार्ट करना हो, कोई पार्टनर ढूंढना हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए कोई पार्टनर ढूंढना हो, सबके लिए अच्छा वर्ष है। एक और चीज़ होगी कि गुरु अतिचारी प्रभाव के कारण आपके लाभ स्थान में उच्च के हो जाएंगे 18 अक्टूबर को, और वर्ष के अंत तक वहीं पर रहेंगे, और उनका प्रभाव भी सप्तम पर होगा, यानी कि वर्ष के अंत में भी बिजनेस में कुछ बहुत बड़ा कार्य करने का आपको अवसर प्राप्त हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए ये जो वर्ष है बिजनेस के संदर्भ में बहुत अच्छा है। जो मैंने कुछ सेंसिटिव टाइम्स कहे हैं उनका ध्यान दीजिएगा, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इवेंट मैनेजमेंट, कुछ भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, गारमेंट, फैशन इंडस्ट्री, लेडीज प्रोडक्ट, लग्जूरियस प्रोडक्ट्स, इमिग्रेशन, एविएशन, इनसे जुड़ा कुछ भी आपका बिजनेस है, पूरा ही वर्ष अच्छा रहेगा। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। लव लाइफ के हिसाब से जो वर्ष है ये आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद से शुरुआती जो भाग होगा साल का वो टेस्टिंग होगा। पंचम भाव होता है रिलेशनशिप का। अब पंचमेश शनि छठे घर में है, केतु का प्रभाव पंचम पर है, 21 जनवरी तक सब मंगल की दृष्टि, लेकिन मंगल पतित हो जाएंगे तो उसके बाद भी मंगल की दृष्टि, यानी कि मंगल का प्रभाव करीबन जून तक, ऑलमोस्ट 6 महीने आपके पंचम पर रहेगा। तो वहाँ तक का समय बहुत कष्टकारी है। लड़ाई झगड़े हो, सेपरेशन हो, क्लैशेस हो, एक दूसरे को समझ ना पाना हो, रिलेशनशिप से ब्रेक लेना हो, छिटाकशी हो, आर्ग्यूमेंट्स गंदे स्तर पर हो, ये सब चलेगा। इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक टाइम कौन सा होगा? जब शुक्र पर ग्रहण लगेगा, शुक्र पर नहीं बल्कि ग्रहण तो चंद्रमा सूर्य पे लगता है, लेकिन ग्रहण के प्रभाव में होंगे और यहाँ पे वक्री होंगे, यानी कि मार्च से अप्रैल। मार्च में शुक्र यहाँ पर आ गए, जनवरी में आ जाएंगे वैसे तो, लेकिन मार्च में वक्री हो जाएंगे और अप्रैल तक वक्री रहेंगे, 13 अप्रैल तक, मार्च के शुरुआत से। इसी बीच में यहाँ पे 6 ग्रह भी होंगे, यहाँ पे सूर्य ग्रहण भी लगेगा। तो शुक्र क्योंकि इन्वॉल्व हैं और छठे घर के स्वामी भी इन्वॉल्व होंगे, सॉरी 5वें घर के स्वामी जो कि रिलेशनशिप का भाव होता है। तो मार्च और अप्रैल सबसे कष्टकारी होगा, लेकिन मंगल के प्रभाव के कारण जून तक प्रॉब्लम बनी रहेगी। अच्छी चीज़ यह है कि 4 फरवरी के बाद गुरु मार्गी हो जाएंगे, तो उनकी जो दृष्टि है वो चीज़ों को संभालने की कोशिश करेंगी, लेकिन इतना ईजी भी नहीं रहेगा क्योंकि केतु तो सेपरेटर है, बड़े सेपरेटर हैं। तो जून तक जो टाइम है वहाँ पे आपको बहुत संभालना है, कोशिश करना है कि ये टाइम निकल जाए रिलेशनशिप में, इसमें लड़ाई झगड़े ना हो, आर्गुमेंट ना हो, ब्रेकअप तक बात ना पहुँचे। उसके बाद चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। कारण क्या है उसका? सबसे बड़ा कारण ये है कि केतु जो सबसे बड़े सेपरेटर होते हैं उनका प्रभाव हट जाएगा दृष्टि द्वारा। शनि जो छठे घर में थे, आपके पंचम के स्वामी, उनका प्रभाव ठीक हो जाएगा। राहु ये मई में होगा, शनि तो मार्च में ही आ जाएंगे 29 मार्च को, राहु 18 मई को आ जाएंगे और गुरु 14 मई को आपके 10वें घर में आ जाएंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि शनि छठे घर से निकल गए और केतु का प्रभाव हट गया पंचम से, और मंगल भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएंगे उस टाइम तक आते आते, जुलाई तक आते आते या जून के अंत में
तो उसके बाद फिर मंगल का प्रभाव भी थोड़ा सा सौम्य हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि जून के बाद से आपका जो रिलेशनशिप है वो ठीक होगा, बल्कि क्योंकि पंचमेश सप्तम में आ रहे हैं तो ये रिलेशनशिप को विवाह में भी कन्वर्ट करते हुए दिखा रहा है। तो ओवरऑल साल का जो शुरुआती आधा भाग है ये थोड़ा कष्टकारी है, उसके बाद का जो समय है वो आपका आपके रिलेशनशिप के हिसाब से अच्छा होता हुआ दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, एक आत्मीय तौर पर कनेक्शन बनाना है, सोल कनेक्शन जिसको कहते हैं। अगर बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो एक नई शुरुआत देने की कोशिश कीजिएगा, सब कुछ भूल कर बैठिएगा कि चलो भाई भूलते हैं, एक नई शुरुआत देते हैं। और अगर लंबा रिलेशनशिप चल चुका है तो ये वर्ष ऐसा है आपको सोचना पड़ेगा विवाह के बारे में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि लोग रिलेशनशिप में आते हुए बोलते हैं हम शादी का सोचते हैं, नहीं सोचते, हम इतने सीरियस नहीं, लेकिन हम अभी रिलेशनशिप चाहते हैं। लेकिन अंततः क्या होता है जब साथ में रहते हैं तो एक वैलिडेशन चाहिए होता है, भले ही अपने लिए नहीं लेकिन समाज के लिए चाहिए होता है। स्पेशली अगर आप हमारे देश में रहते हैं, बाहर तो अभी भी चीज़ें चलती हैं, इंडिया में भी चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन अंततः मैरिज की तरफ चीज़ें जाती ही हैं। तो अगर लंबा रिलेशनशिप चल चुका है तो आपको इस वर्ष मैरिज की तरफ सोचना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड कीजिएगा, स्पेशली जहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर अगर कॉन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं आपको कि हाँ ये बात पता होता है हमें थोड़ा बहुत ना कि अगर ये टॉपिक छेड़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी, उससे बचिएगा। एक्सप्रेसिव रहिएगा और फॉरगिविंग भी रहिएगा। फॉरगिविंग, अगर आप एक्सप्रेसिव और फॉरगिविंग नहीं है आज के टाइम में रिलेशनशिप में, भूल ही जाइए कि आपका रिलेशनशिप चलेगा। दोनों ही क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इमोशनल लेवल पर एक दूसरे को समझिए, बैलेंस लाइए। अनकंडीशनल लव जो कि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो एहसास उसका भी होना चाहिए कि हाँ रूप रंग पैसा इसको छोड़कर भी एक दूसरे के प्रति कुछ है जो कनेक्ट करता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा रिलेशनशिप को लेकर। और सबसे इम्पॉर्टेंट है एक जो आकर्षण है फिजिकल लेवल पर, इंटीमेसी मेंटल लेवल पर, वो भी बनी रहनी चाहिए। और अगर कुछ मन में चल रहा है तो उसको व्यक्त कीजिए, भले ही बुरा हो। कभी कभी आर्ग्यूमेंट से भी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। मन में एक भड़ास है, मन में एक बुरी चीज़ है, लड़ेंगे तो शायद चीज़ें क्लियर हो जाए, सॉल्व हो जाए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाए। तो इन सारी ही चीज़ों पर अगर आपने काम किया तो ठीक है। जैसा मैंने कहा कि शुरुआती भाग वर्ष का अच्छा नहीं है, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट हो जाएंगी। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के लिए वर्ष अच्छा नहीं है, क्योंकि इस वर्ष में जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ना, जैसे हमने रिलेशनशिप में कहा था मैंने कि समय आगे बढ़ेगा तो ठीक होगा, मैरिड लाइफ में ठीक नहीं होगा। क्योंकि एक ऐसे ग्रह का प्रभाव सप्तम पर आ जाएगा जो हर लेवल पर वैवाहिक जीवन को खराब ही करते हैं। शनि महाराज की हम बात कर रहे हैं। पहले शुरुआती समय की बात करते हैं साल के। सप्तमेश वक्री रहेंगे, गुरु आपके नवम भाव में होंगे और वक्री रहेंगे 4 फरवरी तक। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन, ईगो क्लैशेस, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ये बहुत रहेगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आपके जो सप्तम भाव है उसमें राहु का प्रभाव, तो ट्रस्ट इश्यूज होते हैं उसके कारण। यहाँ तक फिर भी ठीक रहेगा, कोई ऐसी गंभीरता नहीं दिखेगी। प्रॉब्लम्स तो चल ही रही होंगी, लेकिन जो ज़्यादा दिक्कत शुरू होगी वो मार्च से होगी। जनवरी में शुक्र आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा कोई बुरा नहीं होता प्रभाव, लेकिन वो वक्री हो जाएंगे मार्च में। और उसके बाद यहाँ पर ग्रहण भी लगेगा, 29 मार्च को सूर्य ग्रहण और 14 मार्च को चंद्र ग्रहण। तो यहाँ पे भी ग्रहण लगेगा तो प्रभाव यहाँ पर आएगा ही। और यहाँ पे 29 मार्च को 6 ग्रह रहेंगे, तो देखिए विवाह का जो स्थान है वो कितना प्रभावित है। और यहाँ पे ग्रहण भी लगेगा, वक्री शुक्र भी होंगे, शनि जो छठे घर के स्वामी है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो प्रॉब्लम मार्च से ही स्टार्ट हो जाएगी, और वो जो प्रॉब्लम चलेगी वो लंबे टाइम तक चलेगी, उसमें ठीक करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। ये ऐसा वर्ष है जहाँ पर प्रॉब्लम्स समय के साथ बढ़ती ही जाएंगी। ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र और डालें तो शनि 29 मार्च को आपके सप्तम में आ जाएंगे, राहु 18 मई को छठे में, केतु 18 मई को 12वें में और गुरु 14 मई को 10वें में। इसमें एकमात्र ग्रह जो आपको वैवाहिक जीवन में बहुत प्रॉब्लम देंगे वो शनि देव ही हैं। और मैं अभी भी देख रहा हूँ, चूँकि अभी से प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। रिसेंटली बहुत मेरे पास जो हॉरोस्कोप्स आ रहे हैं वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स के, वो या तो कन्या लग्न के हैं या मीन लग्न के, क्योंकि उन दोनों पर ही पहले तो अभी राहु केतु का प्रभाव था, वो हटेंगे तो शनि देव का प्रभाव आने वाला है। तो
पिछले 1 डेढ़ वर्ष में भी मैं देख रहा हूँ, और अभी रिसेंटली जो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कन्या और मीन वालों को है, और उसमें से कई जो हॉरोस्कोप्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि बहुत प्रॉब्लमेटिक टाइम है, और इवन सेपरेशन, डाइवोर्स के योग भी यहाँ पर शनि बना देते हैं, क्योंकि अपने आप में सेपरेटर हैं, लेकिन उसके साथ वो तो नेचुरल उनका कारकत्व है, उसके साथ वो सप्तम से 12वें के स्वामी हैं, सप्तम का अंत यानी कि विवाह का अंत, और वो लीगल चीज़ के स्वामी भी हैं, लीगल भाव के स्वामी हैं। तो जब हम शादी की बात करते हैं उसमें लीगल चीज़ें दो ही हो सकती हैं, या तो जब आप शादी कर रहे हो तो आप अपने नॉर्मल चीज़ों को हटाकर एक लीगल मैरिज करते हैं, कोर्ट मैरिज, अदरवाइज तो जब लीगल मैटर्स आते हैं तो डाइवोर्स ही आता है। तो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा। जुलाई से सितंबर अंगारक दोष भी बनेगा, सॉरी अंगारक दोष नहीं, आपके मंगल आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो उसके कारण भी एक प्रभाव पड़ेगा। अंगारक दोष तो पहले बनेगा, यहाँ पे जब केतु के साथ होंगे, ये होगा अप्रैल के आसपास, अप्रैल या मई के आसपास कहीं पे होगा जब अंगारक दोष बनेगा। उसके बाद सॉरी जून में होगा, आई थिंक जून में होगा जब अंगारक दोष बनेगा। फिर जुलाई में लग्न में मंगल आ जाएंगे। अब जब आपके मई से यहाँ पे आना स्टार्ट होंगे तो मंगल दोष, फिर जुलाई से सितंबर यहाँ पे मंगल दोष, फिर यहाँ पे भी मंगल दोष, तो रिस्पाइट कहीं से मिल नहीं रहा। शनि भी है, मंगल दोष भी है, प्रभाव हर प्रकार से अच्छा, हर प्रकार से थोड़ा सा नेगेटिव ही दिख रहा है। तो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा टाइम नहीं है। एक मात्र चीज़ मैं कहूँगा कि एक रे ऑफ होप अगर मैं दे सकता हूँ वो ये होगा कि गुरु का अतिचारी प्रभाव रहेगा, और गुरु साल के अंत में कुछ टाइम के लिए 3 महीने के लिए आपके 11वें घर में चले जाएंगे और सप्तम को देखेंगे, तो थोड़ा सा चीज़ों को ठीक करने का अवसर मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से वो एकदम साल के अंत में है, उससे पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, और जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं है, ऑलरेडी कुंडली में प्रॉब्लम्स बहुत है, बहुत हद तक चांसेस है कि दिक्कतें बहुत बढ़ेंगी, और कई लोग तो इवन सेपरेशन की तरफ भी जाएंगे इस वर्ष। तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम दिख ही रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, इच्छाओं को ज़्यादा प्रकट मत कीजिएगा और मिनिमलिस्टिक रहिएगा। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखिए ना तो जो चीज़ें खराब हैं और भी खराब होंगी। थोड़ा डिवोशन रखिएगा। दूसरे लोगों की बातें मत सुनिएगा, क्योंकि वो आग में घी का काम करेंगी। थोड़ा सा चीज़ों को ठीक अपने स्तर पर करने की कोशिश कीजिएगा। अचानक से बिना पार्टनर को बताए इस वर्ष कुछ भी किया दिक्कत होगी। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, एक आत्मीय कनेक्शन बना के की कोशिश कीजिएगा। कभी कभी मैंने देखा ना कि एक टाइम के बाद अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी दोनों के बीच में आ जाए ना, एक कॉमन फैक्टर, उनका विवाह बच जाता है, बल्कि वो प्रोग्रेस करते हैं। आप देखेंगे रिसेंटली कुछ बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो बिल्कुल नहीं मानते थे भगवान में, वो फिर अपने वाइफ के प्रभाव के कारण आज आध्यात्मिक हैं, और उनका जीवन हर प्रकार से और उनका ग्रोथ हुआ है। तो अगर पति पत्नी के बीच में आफ्टर अ सर्टेन एज अगर थोड़ा सा आध्यात्मिक कनेक्शन भी आ जाता है ना, तो वो भी कभी कभी चीज़ों को बचा लेता है। तो इस वर्ष वो बचा सकता है चीज़ों को। बड़ों का इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ा सा रखिएगा। हम कहते हैं कि हाँ न्यूक्लियर फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत मॉडर्न है, लेकिन आप खुद देखिए ना कि जब जितनी न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती जा रही हैं, फैमिली वैल्यूज़, फैमिली सपोर्ट कम होता जा रहा है, और वो डाइवोर्स का रेट कितना बढ़ता जा रहा है। आज लव मैरिजेस 6 महीने, तो मैंने अभी रिसेंटली मेरे पास एक कुंडली है, 1.5 महीने में लव मैरिज जो 7 साल का रिलेशनशिप था, 1.5 महीने में वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई हुआ है। तो आज चीज़ें बहुत मुश्किल होती जा रही हैं। यहाँ पर अगर थोड़ा सा बड़ों का इन्वॉल्वमेंट, उनको इज्जत देते हुए, उनका मान सम्मान करते हुए, हाँ एक प्रिवेसी और एक बाउंड्री तो होनी चाहिए, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट अगर रहेगा ना तो चीज़ें, अब 2 व्यक्ति एक दूसरे को कितना प्यार कर लेंगे, एक सीमा होती है ना, वो आकर्षण भी खत्म हो जाता है कुछ टाइम बाद। तो यहाँ पर बाकी चीज़ें जो एक वैल्यू सिस्टम बना होता है ना, वो भी काफ़ी प्रभावित करता है। अब ठीक है, इसके पक्ष सब अब लोग रख सकते हैं, लेकिन जितने हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, जितनी न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही है, उतना ही फैमिली लाइफ और मैरिड लाइफ पे भी नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। आप देखेंगे आज डाइवोर्स का स्तर 50% से ज़्यादा है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, यानी कि हर 2 लोग जो शादी करेंगे उसमें से एक का डाइवोर्स होगा। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा फैमिली वैल्यूज़ आ जाए, एक फैमिली का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट, बड़ों का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो चीज़ें थोड़ी बेटर हो सकती है। अन्यथा तो ये वर्ष बहुत अच्छा नहीं है मैरिड लाइफ के लिए। बात करते हैं संतान के योग की। संतान का योग क्या बन रहा है इस वर्ष? हाँ, बन रहा है। थोड़ा सा ट्रबल भी रहेगा, क्योंकि वैसे अगर देखें तो जो शुरुआती भाग है साल का वो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल वक्री होकर पंचम को देखेंगे, 21 जनवरी को पतित हो जाएंगे फिर भी पंचम को देखेंगे, फिर मार्गी होके आगे जाएंगे फिर भी पंचम को देखेंगे। तो मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, और करीबन
जून तक रहेगा पंचम पर, और मई तक केतु का प्रभाव भी रहेगा। गुरु भी वक्री रहेंगे, फरवरी में गुरु मार्गी हो जाएंगे, पंचम को देखेंगे, लेकिन बाकी प्रभाव बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समय रहेगा, इजी नहीं रहेगी कंसीविंग जून से पहले। जून के बाद या मई के बाद क्या होगा ना कि एक तो मंगल का प्रभाव हट जाएगा, केतु का प्रभाव हट जाएगा, केतु 12वें में आ जाएंगे, मंगल भी आगे चले जाएंगे। शनि 29 मार्च को आपके सप्तम में आ जाएंगे, राहु छठे में आ जाएंगे, और मई में 14 मई को गुरु 10वें घर में आ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 29 मार्च को जो शनि यहाँ पे है वो पंचमेश है। मैं नहीं कहूँगा कि मार्च अप्रैल में बहुत कुछ अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रहण भी लगेगा, सब कुछ होगा, लेकिन मई के बाद जब बाकी ग्रहों का प्रभाव हट जाएगा और पंचमेश केंद्र भाव में होंगे तो संतान प्राप्ति के योग अच्छे बन जाते हैं। इसके साथ ही गुरु जो खुद संतान के कारक हैं वो भी केंद्र भाव में होंगे, तो मई के बाद जो टाइम है वो थोड़ा सा प्रॉस्परस होगा, वहाँ पे संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। और सबसे अच्छा टाइम वर्ष का होगा जब गुरु अतिचारी प्रभाव के कारण 6 महीने में ही राशि बदलकर आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे। खुद संतान के कारक है तो 11वें घर में आना, उच्च का होना संतान का योग बनाता है, और उनका पंचम को देखना संतान का, और उच्च की अवस्था में और अतिचारी अवस्था में, यानी कि जो अच्छा टाइम है संतान प्राप्ति का वो जून से स्टार्ट हो रहा है, और जो सबसे अप्रोप्रिएट टाइम है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका होगा। तो अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो इन डेट्स को अगर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अपने मन मस्तिष्क में रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब कुछ सावधानियों की बात करते हैं, कुछ सावधानियां जो बरतनी है इस वर्ष। सबसे पहला तो है कि जैसा मैंने शुरू में भी अंकित किया था, केतु बहुत लंबे समय से लग्न में थे, वो 12वें घर में चले जाएंगे मई में। बहुत ना कभी कभी इस टाइम में क्या होता है ना, एक वैराग्य उत्पन्न होता है और अकेलापन बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है, तो थोड़ा सा उस चीज़ को ब्रेक कीजिएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा सोशल हो पाएंगे, क्योंकि शनि भी सप्तम में आ जाएंगे, लेकिन कोशिश करनी है कि थोड़ा सोशल भी इस महीने, इस वर्ष में आपको रहना है। गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि राहु मई में छठे भाव में आएंगे, और राहु का प्रभाव छठे घर में गुस्सा बहुत देता है। और आपके जो दूसरे भाव के वाणी के स्वामी हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र जो है वो ग्रहण वक्री हो जाएंगे साल के शुरुआत में ही, मार्च में, तो शुरुआती भाग में अपनी वाणी पर भी बहुत कंट्रोल करना है। मंगल भी वाणी के स्थान को 21 जनवरी तक देखेंगे, फिर यहाँ पे गिर जाएंगे, फिर अप्रैल में यहाँ के आके फिर से कुछ टाइम के लिए देखेंगे नीच के मंगल। तो शुरुआती भाग जो है वर्ष का, वहाँ पे आपको अपनी वाणी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल देने की या कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ये वर्ष ऐसा है जब आगे नहीं बढ़ पाए जीवन में तो फिर आने वाले 2-3 वर्षों में कोई बहुत अच्छे मौके मिलेंगे नहीं, तो साल का फ़ायदा उठाना है, ज़्यादा सोचना नहीं है इस वर्ष करना है, कर्मठता है। देखिए ना कि गुरु और शनि केंद्र भाव में होंगे, ये बार बार नहीं होता। अब इसके बाद कब होगा कि गुरु और शनि केंद्र भाव में होंगे, आप नहीं सोच सकते कि बार बार होगा, क्योंकि 26 में पूर्णतः गुरु यहाँ पे चले जाएंगे, शनि यहीं पे रहेंगे, फिर गुरु यहाँ पे आ जाएंगे 27 में, तो शनि यहाँ पे आ जाएंगे। तो दोनों इन बड़े ग्रहों का केंद्र में होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो यहाँ पर इस समय का, इस साल का लाभ उठाना है, कर्मठता पर ध्यान देना है, कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है, मैनेजमेंट, मनी के मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना है। ज़्यादा भोले बन के मत रहिए, ये दुनिया है ही नहीं भोले लोगों की। जो ज़्यादा सीधे लोग होते हैं उनको ज़्यादा ठगा जाता है, और थोड़ा कन्या वाले जातक जो होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन थोड़े से इमेच्योर होते हैं, अपनों से ज़्यादा धोखा मिलता है इनको, तो उसका भी ध्यान दीजिएगा। थोड़ी वाणी की सौम्यता पर बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपको काम करना पड़ेगा, और जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखिए, एक कंटेंटमेंट रखेंगे ना इस वर्ष, तो आपका जो परफॉर्मेंस है हर एरिया में और भी बढ़ेगा। और ये वर्ष अगर अपने सपनों पर नहीं ध्यान दे पाए, यानी कि अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए, तो जैसे मैंने कहा ना बार बार ये समय मिलेगा नहीं, तो पूरी कर्मठता, पूरे जुझारूपन से, पूरे डिटर्मिनेशन से, पूरे संकल्प शक्ति से आपको इस वर्ष का लाभ उठाना है। नहीं उठा पाए तो ये वर्ष यूं ही ज़ाया हो जाएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स के लिए तो वर्ष बहुत अच्छा है। एग्ज़ाम्स की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, मंगल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पंचम भाव, छठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पंचमेश तो छठे भाव में ही रहेंगे मार्च तक। दूसरा, मंगल का प्रभाव आपके पंचम पर बना रहेगा, जो कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन सब के कारक होते हैं। तो 21 जनवरी तक देखेंगे, फिर पतित होकर भी 8वीं दृष्टि देखेंगे, फिर अप्रैल में वापस आ जाएंगे, फिर भी देखेंगे। तो जून तक मंगल का प्रभाव है,
ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा वर्ष है, स्पेशली जून तक। और गुरु का प्रभाव भी मई तक रहेगा और वो 4 फरवरी के बाद मार्गी हो जाएंगे तो और भी अच्छी अवस्था होगी। केतु मई तक देखेंगे, यानी कि रिसर्च करनी है, रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और भी अच्छा टाइम होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ये वर्ष स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली जून तक का टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। बाकी ग्रहों की स्थिति की अगर हम बात करें, शनि सप्तम में आ जाएंगे, केतु 12वें में, शनि 29 मार्च को, केतु 18 मई को, राहु 18 मई को, गुरु 14 मई को 10वें में। अब इसमें किस ग्रह का प्रभाव अच्छा हो रहा है? पंचमेश का केंद्र में जाना स्थिरता, प्रसन्नता, पद प्राप्ति और एक प्रकार से सफलता दिखा रहा है। तो ये पूरा ही वर्ष स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और वर्ष के अंत में गुरु भी यहाँ पे आ जाएंगे, 18 अक्टूबर को उच्च के होकर पंचम को देखेंगे। तो अगर वर्ष के अंत में अक्टूबर के बाद भी आपके कोई एग्जाम है तो बहुत अच्छा होगा और एक प्रकार से सफलता आपको इस वर्ष बहुत प्रदान होगी। तो विद्यार्थियों के लिए तो वर्ष विद्या ग्रहण का, विद्या में उन्नति, सफलता, पद प्राप्ति और जॉब प्राप्ति का भी बहुत अच्छा है, क्योंकि लाभ स्थान से गुरु देखेंगे। उसके बाद भी अगर हम देखें तो शनि जो पंचमेश है वो केंद्र भाव में आ जाएंगे, जो कि 10वें से 10वां भाव है, यानी कि जो स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए मार्च के बाद का टाइम बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, ये वर्ष सच में आपके लिए अच्छा है। जो लोग हार मान बैठे थे ना स्टूडेंट्स, मुश्किल होता है आज के टाइम में स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ईजी नहीं है। स्पेशली जो लोग एग्ज़ाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, एडमिशन के लिए एग्ज़ाम देते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव टाइम है। हम कहते हैं कि बच्चों के पास बहुत सहूलियत है, ये है वो है, इंटरनेट है, लेकिन आप कंपटीशन तो देखिए कितना है, बच्चों के ऊपर स्ट्रेस कितना होता है। तो ये वर्ष आपको बहुत कुछ अच्छा प्राप्त होगा। मैच्योरिटी दिख रही है, कार्यों में पूर्णता दिख रही है, स्टेबिलिटी दिख रही है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होगा। बस अपने संगत से बच के रहिए। कुछ लोग आपको जानबूझकर गिराने की कोशिश करेंगे इस वर्ष। गुस्से पर नियंत्रण, राहु छठे में गुस्सा बहुत दिलाते हैं, और लेजीनेस से दूर रहना है। अकेले टाइम बिताएंगे ना, आप यकीन मानिए आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो एकांतीकरण का जो ये शनि का प्रभाव होगा, एकांत रखने का, उसका अच्छा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि आपने अगर उसको यूटिलाइज किया तो आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। वर्ष अच्छा है। अब उपाय की तरफ अग्रसर होते हैं। पहला सामान्य उपाय जो सबको करना है, ये पूरे जीवन की श्रेष्ठता, उत्तमता, सकारात्मकता के लिए है। ये उपाय आपको 4 बुधवार करना है। गणेश जी के मंदिर जाइए, घर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि मंदिर की सकारात्मकता, ऊर्जा अलग होती है। गणेश जी के मंदिर जाइए। गणेश जी का, जैसे शिव मंदिर जा सकते हैं, गणेश जी के अलग से मंदिर स्पेशली नॉर्थ इंडिया में नहीं है, या कुछ होते भी हैं तो कम ही होते हैं। तो अगर आपके एरिया में है तो गणेश जी के मंदिर जा सकते हैं। अन्यथा शिव परिवार में गणेश जी विराजमान होते ही हैं, तो उनका शुद्ध जल से अभिषेक कीजिए। कोई भी लाल पुष्प की माला उनको अर्पण कीजिए। उनका सिंदूर से तिलक कीजिए। फिर उनको 4 प्रकार के फल, 4 प्रकार के मिठाई, इनका भोग लगाइए। 4 घी के दिए अर्पण कीजिए। हर दिए में कुछ इलायची के दाने डालिए। फिर वहीं पर बैठकर आपको ओम गणनायकाय, ओम गणनायक एक शब्द होता है, उसमें जब हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं तो गणनायकाय हो जाता है। तो ओम गणनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और गणेश चालीसा का 5 बार पाठ करना है। ये हुआ पहला उपाय जो आपको 4 बुधवार करना है। और 4 बुधवार को ही आपको पशुओं की सेवा करनी है। वो अगर आपके आसपास कोई पशु हो, आपको कोई स्ट्रीट डॉग दिखता है, कोई गाय दिखती है, उनकी सेवा करनी है, हमेशा ही करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे विशेषतः उनके लिए कुछ लाकर उनको भोग कराइएगा। कि गाय है आसपास तो उनको गुड़ खिला दिया, स्ट्रीट डॉग्स हैं तो उनको जो भी उनके लिए कुछ आहार होता है वो दे दिया, या फिर गौशाला में जाकर या किसी जानवरों के एनजीओ में जाकर भी आप ये सेवा कर सकते हैं। तो ये उपाय करेंगे, अवश्य श्रेष्ठता होगी। अब सेहत को बचाने के लिए क्या उपाय करें? ये उपाय आपको 4 सोमवार करना है। शिव मंदिर जाइएगा। शिवलिंग का शुद्ध दूध से अभिषेक करना है। कच्चा दूध हो तो और भी अच्छा है। फिर शुद्ध जल से अभिषेक करना है। मैं हर बार बताता हूँ कि अगर आप कभी जैसे सार्वजनिक मंदिर जाएं तो कुछ भी आप अर्पण करें तो उसके साथ जल से अभिषेक करके आएँ, क्योंकि व्यवस्था बनी रहती है, स्वच्छता रहती है। तो इसके बाद वहाँ पर आप शिवलिंग पर एक सफ़ेद पुष्प की माला अर्पण करें। शिवलिंग का चंदन से विलेपन करें और एक केसर का तिलक भी शिवलिंग पर लगाएं।
फिर शिवलिंग के सामने 4 सरसों के तेल के दिए और 4 तिल के तेल के दिए अर्पण करें, जिसमें हर दिए में कुछ पीली सरसों और गेहूं के दाने होने चाहिए। फिर वहीं पर बैठकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। और शिवजी का एक मंत्र है, ओम रुद्र स्वरूपाय नमः मंत्र, ओम रुद्र स्वरूपाय नमः, इस मंत्र का भी 108 बार जाप करना है। और जो मंदिर में ब्राह्मण देवता हैं उनको एक रुद्राक्ष की माला और दक्षिणा अर्पण करके उनका आशीर्वाद लेके आइएगा। ये उपाय आपको सोमवार करना है। अगर 4 सोमवार कर सकते हैं तो सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ रहेगा आपकी सेहत के लिए। लगातार 4 सोमवार करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब चलते हैं धन, व्यापार, नौकरी, इसमें संपूर्णता, शुद्धता, सकारात्मकता, वृद्धि बनी रहे तो क्या करें। ये उपाय आपको 3 पूर्णिमा करना है। 3 महीने लगेंगे इसमें, हर महीने में एक पूर्णिमा आती है। ये उपाय घर में भी कर सकते हैं, मंदिर जाके भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, जो भी आपका अपना विधि विधान है, जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे कीजिए। उसके बाद लक्ष्मी माता को एक कमल का फूल अर्पण कीजिए और लक्ष्मी जी के सम्मुख 9 घी के दिए अर्पण कीजिए। फिर हर दिए में आपको एक इलायची का दाना डालना है। फिर वहीं पर बैठकर आपको लक्ष्मी जी को किसी भी गुड़ की मिठाई का, घर में भी बनी हो सकती है, किसी स्वच्छ दुकान से ला सकते हैं, ट्रस्टेबल दुकान से ला सकते हैं, वहाँ से भी हो सकती है, लेकिन गुड़ की मिठाई का भोग लगाइएगा। और लक्ष्मी चालीसा का 8 बार पाठ कीजिएगा। और इसके साथ ही ओम सौभाग्य स्वरूपिणे, ओम सौभाग्य स्वरूपिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। ये उपाय 3 पूर्णिमा कर लीजिए, अवश्य धन, धान्य, व्यापार, नौकरी, हर चीज़ में आपको सकारात्मकता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन, प्यार, संबंध, इसमें श्रेष्ठता रहे तो इसके लिए क्या कर सकते हैं। 2 उपाय इसके लिए करने हैं कि आपको 3 अमावस्या करने हैं। पहला उपाय है कि आपको 3 अमावस्या दुर्गा जी के मंदिर में नारियल चढ़ाने हैं। क्या करना है, उस नारियल को पहले कलावे से बांधना है और जो माता की चुनरी होती है उससे भी बांधकर फिर आपको ये दुर्गा जी के मंदिर में अर्पण करके आना है दक्षिणा सहित। और दूसरा उपाय है शिव मंदिर जाना है, शिवजी और पार्वती माता का पंचामृत से अभिषेक करना है। उससे पहले पूरे शिव परिवार का जल से अभिषेक कीजिएगा। उसके बाद शिवजी, पार्वती माता का पंचामृत से अभिषेक कर फिर शुद्ध जल से अभिषेक कर शिवजी को और पार्वती माता को गुलाब के फूलों की माला अर्पण कीजिएगा। इसके साथ आपको दोनों के ही सामने 4 घी के दिए अर्पण करने हैं और हर दिए में कुछ चंदन के तेल की बूंदें भी होनी चाहिए। फिर वहीं पर बैठकर गौरी चालीसा का 4 बार, शिव चालीसा का 4 बार और ओम शिव शक्ति स्वरूपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। ये उपाय कर लेके अवश्य आपके लिए जो ये वर्ष है, यहाँ पे जो नकारात्मकता है उसमें कमी आएगी, सकारात्मकता की वृद्धि होगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।